ये बस एक इतना सा सवाल है। सही जी। सर इसको हम जरा पहले रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए मैंने आपको अभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं सिखाया, मैंने आपको सिर्फ अभी ये बताया है कि कंट्रोल्स क्या होते हैं और जो गायब होगा वो क्या होगी, डेफिशिएंसी। अच्छा अगेन एक चीज रिकॉल करवा दूं, एक चीज अगेन रिकॉल करवा दूं, मैंने आपको पहले भी बताई है कंट्रोल्स की ड्राफ्टिंग टेक्निक। सही जी, अगेन उसको जरा रिकॉल कर लेते हैं। अच्छा ड्राफ्टिंग टेक्निक ये होती है कि लेट से अगर मैंने कहूं कि एग्जांपल दे रहा हूं कि क्रेडिट लिमिट सेट एंड चेक नहीं होती, क्रेडिट लिमिट सेट एंड चेक नहीं होती, तो आपने एक कंट्रोल डेफिशिएंसी का यहां पे कॉलम खोलना है। सही है, और सिर्फ उस बात को बयान कर देना है कि क्रेडिट लिमिट इज नॉट at the time of onboarding customer। कुछ लंबी नहीं करनी, जो प्रोसेस में नहीं है वही तो डेफिशिएंसी है। इसको हम कहते हैं कि डिजाइन इफेक्टिव नहीं हुआ होगा। इसको हम क्या कहते हैं? देखो अगर ये चीज होती तो मैं इसको टेस्ट करता ना, तो टेस्ट तो कब होता है, जब वो चीज हो। अच्छा फिर आपने इसका बताना होता है इम्पैक्ट। अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अच्छा जो मेरा कंट्रोल नहीं है उसका जाहिर सी बात है कोई आप इम्पैक्ट बताओगे तो उसकी बात की वेटेज होती है। आप ये बताते हैं इसके अंदर कि दिस विल लीड टू इंक्रीज बैड डेट्स एंड सेल टू इंडिविजुअल्स या रिलायबल। यानी अपना आइडिया कन्वे करना है कि भाई देखो हर कंट्रोल का मकसद होता है, मैंने पहले भी सिखाया। सही है जी। तो जो कंट्रोल गायब है वो डेफिशिएंसी लिख देनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी? क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट एंड चेक। बात क्लियर है? तो जो वीकनेस है वो आपकी क्या होगी, रिकमेंडेशन, और आप इम्पैक्ट उसका बता चुके हैं। अच्छा जी अब मैं तुमसे पूछता हूँ, फिर तुम मुझे आगे बताना। ये ड्राफ्टिंग टेक्निक अगेन मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि कंट्रोल्स के लिए कैसे लिखनी है। आगे एक सिनेरियो देता हूँ, बात समझिएगा। मैंने ये कहा कि भाई आपने प्रोसेस रीड किया, आप पूछ रहे थे, आपको एक बात याद आई कि जब भी माल गोडाउन में एंटर होता है तो गुड रिसीट नोट नहीं बनता, ये डेफिशिएंसी है। तो आप सिंपल लिख देंगे कि भाई GRN prepared at the time of receiving goods। सिंपल आपने डेफिशिएंसी बता दी, इसके नंबर है। अच्छा डेफिशिएंसी तब बताओगे ना जब याद होगा कि ये प्रोसेस में नहीं है। अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं फिर तो होता ही होगा ना। नहीं देखो वो बताएगा, मैंने पूरा प्रॉपर ऐसे नहीं है, हवा में नहीं है। नहीं या तो ये प्रोसेस ही गायब कर देगा, वो बोलते बोलते बीच में बोलेगा कि भाई गुड्स आर रिसीव्ड बाय XYZ इंडिविजुअल। सही है, और चुप हो जाएगा। तो आप बोलोगे इट सीम्स दैट GRN इज नॉट प्रिपेयर्ड। फिर असम्पशन है इट सीम्स, यानी गुड रिसीव तो करता है बट GRN प्रिपेयर, अदरवाइज वो लिखा हुआ होता। क्लियर है? अच्छा इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जल्दी बताओ सोच के, ऑनलाइन वाले तुम भी। इम्पैक्ट क्या है भाई? GRN रिसीव नहीं होती,
वेल जीआरएन बनती नहीं, गुड रिसीव्ड नोट। गुड रिसीव्ड नोट अगर नहीं बनता तो हम क्या कहते हैं भाई, हम जीआरएन साइन कराते हैं ना, ऐसा ही है। एंड सप्लायर फॉर दोज गुड्स विच आर नॉट रिसीव्ड, यानी जो गुड्स वो देके भी नहीं गया उसके लिए भी मांग लेगा भाई। हम तो जीआरएन पे सबूत लेते हैं ना कि गुड्स दे दी है, बोलेगा भाई देके गया था इस बंदे को। देखो कंप्लीटनेस तो है, आपने तो रिस्क बताना ना। आप देखो ये थेफ्ट जो है ये एग्जिस्टेंस के लिए आ गया, ऐसा है। तो ये सारी चीजें देखो, हर कंट्रोल का एक मकसद होता है। अगर कंट्रोल नहीं है तो वो मकसद क्या था, एक रिस्क था, रिस्क को अवॉइड करना था, तो वो रिस्क आ गया ना यहाँ पे। अच्छा अब एक और चीज वैसे ही, अब उसने कहा जीआरएन भी बनती है। अब वो ये कह रहा है कि भाई एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स, सही है, जीआरएन प्रिपेयर्ड, वो चुप हो गया और प्रोसेस आगे चला गया। फिर बोलता है जीआरएन इज सेंड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, 1 कॉपी टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, 1 कॉपी टू परचेज डिपार्टमेंट। ये हो गया। अच्छा इसमें एक चीज गायब थी, इंस्पेक्शन। तो इट सीम्स दैट इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स हैव नॉट बीन परफॉर्म्ड। ये डेफिशिएंसी हो गई। इसका रिस्क क्या है, obsolete and outdated inventory might be accepted. Obsolete inventory might be accepted. This will lead to NRV losses. आपने इम्पैक्ट बता दिया, इसकी सजेशन क्या होगी? इंस्पेक्शन शुड बी डन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स, ऐसा ही है। तो देखो ये आपने भेजे में रखना है कि बोल क्या है। पता है हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, हम क्लाइंट से पूछ होते हैं बताओ यार तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तो वो बता रहा होता है, हम लिख रहे होते हैं, हम पूरा लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं अच्छा इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये गायब है। फिर हम लिखते हैं ये हो रहा है, फिर ये गायब है। वो क्या होती है हमारी डेफिशिएंसीज। अच्छा अगर वो सब हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कंट्रोल डिजाइन सही हुआ है। अब उसको हम चेक करते हैं, इसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? अच्छा जी ये भी बात समझ आ गई। चलो एक और चीज, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। या यूं भी कर सकते हैं स्टार्ट के नॉट प्रिपेयरिंग जीआरएन विल क्रिएट अ रिस्क ऑफ, कैसे भी करके अपना आइडिया कन्वे करना अपना, बिल्कुल। अच्छा भाई अब मैंने ये कहा कि भाई जब मैं कस्टमर को ऑनबोर्ड करता हूं तो मेरी जो क्रेडिट लिमिट है वो सेल्स डायरेक्टर सेट करता है। सेल्स डायरेक्टर करता है, डायरेक्टर है भाई। हाँ तो बिल्कुल, तो आप नहीं जानने वाले को नहीं, सेल्स डायरेक्टर का अपना मफाद है, उसके बोनसेस उससे लिंक्ड होंगे, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो आप ये बोलेंगे कि क्रेडिट लिमिट, इसकी सजेशन भी फिर ऐसे देंगे, क्रेडिट लिमिट शुड बी सेट एंड चेक बाय द पर्सन अदर देन द सेल्स डिपार्टमेंट, इवन दो वो हेड ही क्यों ना हो सेल्स का, क्योंकि उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, इनलाइन है उससे। बात समझ आई? अच्छा देखो मुझे अगर यही बंदा क्रेडिट डिपार्टमेंट का अलग बंदा होता जो सेट कर रहा था तब मेक सेंस कि क्रेडिट, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट का बंदा है वो अलग से बैठा हुआ है और वो बंदा देख रहा है कि हाँ भाई यार इसको ये जो प्राइसिंग है इसको इतना उधार देना चाहिए क्योंकि उसका स्पेसिफिक काम यही है। अगर सेल्स के बंदे को, अच्छा अब आगे सुनो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदा है और वो सेल्स का बंदा है, उसको रिकवरी के लिए लगाया हुआ है। नहीं सेल्स का ही बंदा है ना, रिकवरी के लिए लगाया हुआ है, क्या मसला है? क्योंकि देखो अगर अगर मैं सेल्स वाले बंदे को रिकवरी के लिए लगाऊंगा ना तो वो कभी अपने रिलेशन नहीं खराब करेगा। वो तो बोलेगा भाई अगर मैं इससे फड्डा कर लूंगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगा तो मेरा कमीशन नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, ये सारी चीजें। तो इस केस में आपने देखना है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं चाहिए, यानी जो कंट्रोल परफॉर्म कर रहा है क्या वो बंदा उस काम के लिए लायक है। देखो कंट्रोल होना इज नॉट अ इशू, पर जो बंदा कर रहा है वो भी एक इशू है। बात क्लियर है? पक्की बात है?
चलें जी, अब सर आई होप कि आपको एक रिकैप आ गया होगा कि किस तरीके से हमने लिखा था। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अभी नहीं किए, वो मेरे 2 मिनट का काम है, वो सिखा दूंगा। सिनेरियोज को देखते हैं। अच्छा, ये पहले इसके सिनेरियो को देखते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 6 deficiencies in Caterpillar company's cash receipt system। याद आ रहा है कुछ? पैसे आते हुए पे कंट्रोल्स दिख रही है। एंड प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन टू एड्रेस ईच ऑफ दीज डेफिशिएंसीज। यानी अगर आपको जो डेफिशिएंसी लिखती है आप उसके ऊपर बताएं कि क्या कंट्रोल हो सकते हैं, ऐसा ही है। आगे इम्पैक्ट। अच्छा देखो, एक और चीज है मजे की, अगर आप इम्पैक्ट नहीं बताओगे तो डेफिशिएंसी नहीं होती। तो इन एनी केस आप यहाँ फंस गए। इम्पैक्ट तो आपने बताना ही है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। खुद सोचो, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई सिगरेट नहीं पी, बोलेगा निकल यहाँ से, क्यों नहीं पीऊं? बोलूंगा भाई कैंसर हो जाएगा। वजह बतानी है। सही है जी। आगे रीड कर रहा हूँ, जरा फोकस होके, आप बोलेंगे नहीं कुछ, मैं जब पूछूंगा कहीं रुक रुक के तो आप बताएंगे क्या रिस्क है। सही है, देखते हैं। कैटरपिलर कंपनी इज अ क्लोथिंग रिटेलर which operates 45 stores throughout the country। ये तो अंडरस्टैंडिंग दी इसने कि 45 स्टोर्स हैं। द कंपनीज ईयर एंड इज 31 मार्च 2007। Caterpillar company has an internal audit department which has undertaken a number of internal control reviews, specifically focusing on cash controls. That the reviews have taken place in the largest 20 stores, as this is where the most issues arises। अच्छा, उसने कैश के लिए जो रिव्यूज के लिए सिलेक्शन की है वो 45 में से 20 स्टोर सेलेक्ट किए हैं। सही है जी। You are an audit supervisor of Woodlouse and Company and are reviewing the internal control documentation in relation to the cash receipts। अब आप वो डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं कि कंट्रोल्स क्या क्या लगे हुए हैं। कंट्रोल्स ये पॉलिसीज होती है ना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो वो देखते हैं। अच्छा भाई, interim audit which will involve visiting a number of stores and the head office। अच्छा आगे सुने। Each Caterpillar company store has on average 3 or 4 cash tills। ये क्या होता है कि भाई लेट से कि अगर मैं दिल पसंद में एंटर हुआ तो एक कैश काउंटर है, दूसरा कैश काउंटर है, तीसरा कैश काउंटर है, टू अवॉइड कि भाई इतनी लंबी लाइन नहीं लगे। सही है, ये कैश टिल्स आ गए इसके। अब बड़ा सुकून और तामुल से हाइलाइटर पिक कर लेते हैं भाई। ऑल एम्प्लॉइज बेस्ड at the store are able to use each till। पक्की बात है, यानी सर इसमें ऑनलाइन वालों तुम लोगों को रिस्क मिलता है। अच्छा, रिस्क ये है कि हर किसी को एक्सेस है। ओके जी, वेरी गुड। एंड इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव देयर ओन लॉग ऑन कोड्स। यानी तुमने कभी देखा होगा कि जब तुम इम्तियाज में जाते हो ना, वो पहले पासवर्ड अलग ढक करके वो बाहर आता है, फिर वो पैसे उसमें पार्क कर सकता है। अदरवाइज वो जो ड्रॉ होता है वो नहीं खुलता। ऐसा ही है। तो यहाँ पे वो कह ही रहा है कि भाई इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव देयर ओन लॉग ऑन कोड्स। अपने अपने कोड्स नहीं है उनके पास, यानी मतलब कि उनको दूसरे का कोड पता है। आगे, ऑल्दो एम्प्लॉइज टेंड टू यूज द सेम टिल ईच डे। मजे से यूज करते हैं। सही है जी। यानी आई थिंक कि भाई आपको ये बात समझ आ रही है यहाँ पे कि वो जो है एक्सेस है, और एक्सेस होना नहीं चाहिए, लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए। अब ये नहीं है तो आई थिंक रिस्क ऑफ क्या है, थेफ्ट। वेरी गुड, रिस्क भी आपने बता देना है। आगे, अच्छा सजेशन क्या दोगे इस पर? ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स विल बी अलाउड टू यूज द कैश टिल्स। ऐसा ही है। चलो, एक कंट्रोल वीकनेस मिल गई और उसकी सजेशन आपने दे दी। लॉग ऑन कोड्स भी सबके अपने अपने नहीं, जो जिनको अलाउ किया उसके होने चाहिए। ऐसे तो ही ना सारे बेकरी वालों को बोल दिया तुम्हारे कोड है, कभी भी जाके बोलेगा एक बंदा निकला चल भाई डाल के पैसे निकाल लिए। नहीं ना, आपने तो बताना है ना। देखो, लॉग ऑन कोड्स का मसला एक अलग है ना। मैं कह रहा हूँ एक्सेस तो दे दिया, पर मैंने उनके, देखो एक सिस्टम है ना, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में तुम लोगों ने शायद देखा हो नहीं देखा हो, आप ना अलग अलग आप आईडीज भी बना सकते हैं।
लेट्स से विंडोज के अंदर मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूंगा, मेरा इंटरफेस आएगा, ये अपनी आईडी से करेगा, इसका इंटरफेस आएगा, इसका डेटा सिर्फ देखेगा इसको, वो ड्राइव अलग अलग मेंटेन हो रही होती है। तो अब हुआ क्या कि भाई हमने एम्प्लॉइज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, बस सबको आईडीज दे दी हैं, जैसे कोई आगे पीछे हुआ वो अपनी आईडी डाल के पैसा निकाल लेगा, तो अलाउ नहीं होना चाहिए ना। आप तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल अलग रखो और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, मैं ये थोड़े भारी वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आईडी में सिखाने हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का मतलब होता है कि ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, वो भी कंट्रोल होने चाहिए। यानी फिजिकली तो आप रखो कि भाई आप नहीं आ सकते उसके करीब, बट आप अगर आ भी गए तब भी आप उसमें एंटर नहीं हो सकते क्योंकि आपके पास पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड। अकाउंटेबिलिटी के लिए भी यही है कि भाई कल को अगर कोई कैश गायब होता है तो किसको पकड़ोगे? सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को। ऐसा ही है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। नो कंट्रोल ओवर द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ कैश क्रेडिट एज रिस्क। चलिए जी आगे। कस्टमर कैन पे यूजिंग आइदर कैश और क्रेडिट कार्ड and for any transaction either the credit card payment slips or cash are placed in the till by the cashier. सही है जी। Where employees, friends or family members purchase clothes in a store, the employee is able to serve them at the till point. यानी बोल रहा है जब कोई रिश्तेदार आता है ना तो कोई भी एम्प्लॉय उसको सर्व करने आता है, क्या हाल है जानी, कैसे हो, ये वो, तो वो यहाँ पे आ जाता है जहां पे सेल हो रही होती है, टिल पॉइंट पे। रिश्तेदार आते हैं तो उसका रिश्तेदार एम्प्लॉय को अलाउड है कि वो उससे बात करे। तो क्या ये कंट्रोल सही है? क्या? वेरी गुड यार, अनऑथोराइज्ड डिस्काउंट्स दे देगा। सही है। कैश की शॉर्टेज हो जाएगी जो कि अलाउड नहीं है, तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, अनऑथोराइज्ड डिस्काउंट्स अलाउड नहीं है, फेवरेटिज्म अलाउड नहीं है। आगे, एट द एंड ऑफ ईच डे द टिल्स आर क्लोज डाउन। सही है भाई, बंद तो होंगे। with the daily readings of sales taken from the each till, उसमें हिसाब किताब बन रहा होगा ना। These are reconciled to the total cash in the tills and the credit card payment slips and any discrepancies are noted. इसमें कोई रिस्क दिखता है? हाँ, वेरी गुड। देखो इसने पता है क्या किया, इसने बोला सारे टिल्स का मिला के फिर हम टोटल से मैच करते हैं, टोटल कैश के, टोटल कैश निकालते हैं और टोटल कैश को तमाम टिल्स के टोटल से मैच करते हैं। हर टिल के इंडिविजुअली को मैच नहीं करते। इसका मसला क्या, मैच तो कर रहे हैं। जो डिस्क्रिपेंसी निकलेगी उसमें पता नहीं लगेगा कि डिस्क्रिपेंसी आई कहां पे थी। तो इसकी सजेशन ये होगी कि रिकंसिलिएशन शुड बी मेड फॉर ईच एंड एवरी टिल इंडिविजुअली। ऐसा ही है। तो हमने देखे ऊपर बंदे को अकाउंटेबल किया, यहाँ पे रिकंसिलिएशन बनाई। और एक और चीज यहाँ पे ये देखो कि रिकंसिलिएशन बनाता कौन है, ये भी मसला है। अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। टू सेव टाइम, बोला टाइम की बचत के लिए, दिस रिकंसिलिएशन इज डन बाय स्टोर असिस्टेंट मैनेजर इन एग्रीगेट फॉर ऑल द स्टोर टिल्स टुगेदर। ये भी हमने, यानी ऑल द स्टोर टिल्स, यानी जितने भी टिल्स हैं उन सब की जो रिकंसिलिएशन है वो स्टोर असिस्टेंट मैनेजर बनाता है। ऐसा ही है। Once this reconciliation has taken place, the cash is stored in the shop small safe overnight. अगर चलो हाँ हैवी लॉक बॉक्सेस होने चाहिए। देखो अगर शाम का टाइम हो गया और लेट से कैश जा नहीं सकता तो फिर ऐसी बात है आपको रखना पड़ेगा कैश एक दिन, और एक दिन रखना पड़ेगा तो वो तो पोर्टेबल लगा हुआ उसने भाई। तो क्या ये हैवी लॉक बॉक्स में होना चाहिए? तो ये बात आपको हमने पिक करनी थी और आई थिंक ये पिक हो चुकी है। अच्छा देखो समझने की बात ये कि एक एक लाइन में गेम है कि ये तो वही वीकनेसेस आपको आइडेंटिफाई करनी है। ऐसा ही है। अच्छा भाई, and in the morning it is transferred to the bank via collection by a security company. चलो ये तो बात अच्छी बात है कि सिक्योरिटी कंपनी, लाजमी नहीं है कि आप इसमें रिस्क निकालो, कि एक अच्छा कंट्रोल भी हो सकता है। अच्छा, if the store is low on change for cash payments, a junior sales clerk is sent by a till operator to the bank with the money from the till and asked to change it on a smaller denomination. यानी भाई अगर हमारे पास छुट्टे नहीं होते, खुले नहीं होते, तो हम जूनियर क्लर्क ऑफिसर को बेचते हैं कहाँ पे, बैंक, और उसको बोलते हैं यार जाके काम कर, इसके खुले करवा के ला। सही है।
नहीं तो अब देखो वो क्या कह रहा है, इफ द स्टोर इज ऑन लो चेंज फॉर कैश पेमेंट्स, जूनियर सेल्स क्लर्क को हम बेचते हैं ऑपरेटर के भाई बैंक के पास जाओ और उसके खुले करवा के लाओ, सही है, और उसको स्मॉलर डिनोमिनेशन में ले गया, उसने ये नहीं बताया कि क्या उससे रिसीविंग लेता है, क्या उससे रिसीविंग लेता है। भाई मुझे एक बात बताओ, देखो उसको भेज भी दिया तो मसले वाली बात नहीं है, ये काम पीएनजी करते हैं, पर मुझे एक बात बताओ कि भाई जब वो वहां पे जा रहा है लेके, तो आपने उससे रिसीविंग ली, जितने पैसे दिए थे उसकी रिसीविंग लो, वापस आके काउंट भी करवाओ, इसमें ये कोई लिखा हुआ नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ रिटन तो हम ये लिखेंगे कि भाई ये हमारे लिए कंट्रोल डेफिशिएंसी है। बिल्कुल थेफ्ट हो सकता है, क्योंकि वैसी बात है, पैसे जब लेके गया तो छपा होंगे बीच में, हो सकता है 1000 रुपए की डंडी मार ली, ऐसे कर करके आपको तो नुकसान ही हो रहा है ना। आगे, द डेली सेल्स रीडिंग फ्रॉम द टिल्स along with the cash data and credit card payment data are transferred daily to head office through an interface with the sales and cash receipt record। बोला एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसपे हम पूरी जो दिन की सेल्स होती है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट होती है, वो सारी कहाँ भेजते हैं, हेड ऑफिस भेजते हैं। चलें जी, a clerk oversees that this transfers are occurred for all stores। एक क्लर्क है जो ये देखता है कि भाई क्या तमाम स्टोर्स का डेटा आ गया या नहीं आ गया। हाँ जी, क्या ये कंट्रोल सही है? तो ऑथराइज तो एक क्लर्क ही है। ये देखो ये बात आपको समझनी चाहिए, क्लर्क ओवरसी करता है दैट दिस ट्रांसफर हैज अकर्ड फॉर ऑल स्टोर्स। ना वो तो है, देखो भाई मैंने कहा कि एक बंदा जो है, एक ही बंदा, एक ही क्लर्क, वो देखता है कि सारा डेटा ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, पर वो कंप्लीटली हुआ या नहीं हुआ, ये भी तो एक मसला है। तो पता है मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि देखो वहां से डेटा आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पे हमने रिकंसिलिएशन बनाई ब्रांच पे, तो ब्रांच में एक बंदा होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो इंश्योर करे कि डेटा सही जाए। हर एक ब्रांच का अपना रिस्पॉन्सिबल बंदा होना चाहिए। आपने तो एक की जिम्मेदारी लगा दी है, किस किस को फॉलो अप करेगा वो? देखो हेड ऑफिस पे तो आप कंट्रोल लगाओ, हेड ऑफिस पे तो कंट्रोल लगाओ, वो तो देखेगा सबसे डेटा आया या नहीं आया, बट आप इंडिविजुअली भी तो लगाओ ना ब्रांच पे, कि ब्रांच के बंदे क्या डेटा पूरा बेचते हैं या नहीं बेचते। क्योंकि देखो ज्यादा नॉलेज किसको होगी, ऊपर ब्रांच के बंदे को होगी, क्योंकि बिजनेस तो वो कर रहा है, ऐसा ही है। On a daily basis, he also agrees the cash transferred by the security company and has been banked in full by agreeing the cash deposit slips to the bank statements and that the credit card receipts have been received from the credit card company। अच्छा वो बोल रहा है इसका, वेरी गुड यार, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, वेरी गुड। तो इसका एक ही बंदा क्या कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, डेटा का यहाँ पे आना भी चेक कर रहा है और देख रहा है बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ, तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मसला है। वेरी गुड। और फिर बोला ऑन अ मंथली बेसिस द सेम क्लर्क रिकंसाइल्स the bank statement to the cash book। The reconciliations are reviewed by the financial controller if there are any unreconciled amounts। तो सर एक तो देखें वो तमाम का एक साथ कर रहा है, देखो बैंक रिकंसिलिएशंस ना एक साथ नहीं, अलग अलग बननी चाहिए भाई। रिकंसिलिएशन जो बन रही है हर ब्रांच के लिए, चलो एक बैंक अकाउंट है तो मेक सेंस कि एक ही बनती है, पर ब्रांच से यहाँ पे डेटा आना एक अलग बात है, इसकी रिकंसिलिएशन अलग बंदा बनाएगा, और जो डेटा मेरे सिस्टम में है और जो मेरे बैंक में जमा हुआ है उसकी रिकंसिलिएशन अलग बंदा बनाएगा, और जिसको डेफिनेटली फाइनेंशियल कंट्रोलर फिर रिव्यू करे, कोई मसले वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे भी अगर मैं देखूं कि मंथली बेसिस पे ये रिव्यू हो रहा है, डेली पे, या इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी जल्दी होनी चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा अगर हम वैसे ही देखें, ये तो पहला सवाल था तुम्हारा कैश के रिलेटेड, हम जरा देखें, हमने डाउनलोड किया। अच्छा भाई की कंट्रोल्स, अच्छा सॉरी ये तो मैंने की कंट्रोल निकाल दिया, इसको हटाते हैं, डेफिशिएंसी लेके आते हैं, ये रहा जी।
अच्छा इसने छह बोली थी ना हमें, तो आई थिंक हम लोग तकरीबन उसके करीब तो पहुंचे हैं। चेक कर लो एक बार। पहला, द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट only undertakes cash control visits of 20 largest stores as they feel this is where the most issues arises. However, Caterpillar has 45 stores. हमने जो बात की, देखो इंटरनल ऑडिट का होना भी तो एक कंट्रोल है ना, कि वो जाके परफॉर्म करता है, पर वो सारी ब्रांचेस के लिए करता है या 20 के लिए, तो ये भी एक कंट्रोल वीकनेस थी। अच्छा भाई, however, Caterpillar has 45 stores in total, which means over half of the stores are not being checked. This increases the likelihood of control errors. These stores might not comply with the company procedures. ऐसा ही है, ये इम्पैक्ट बता दिया हमने। बोला भाई जब वहां पे चेक करने नहीं जाओगे तो वो उससे कंप्लाई नहीं करेंगे। As it is a cash business, heightens the chance of fraud occurrence. ऐसा ही है, यानी भाई एक तो कैश बिजनेस है, जहां पे कैश होता है वहां पे इनहेरेंट रिस्क ज्यादा हो जाता है। रिकमेंडेशन क्या है? कैटरपिलर्स इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शुड हैव अ रोलिंग प्रोग्राम टू विजिट all 45 stores. This program can have a bias to large and high risk stores, but it should ensure that all stores are visited on a cyclical basis. यानी cyclical basis मतलब होता है मंथली, cyclical basis होता है मंथली आपने 10 ब्रांचेस ये देख ली, 10 ये देख ली, 10 ये देख ली, ऐसे करके हर ब्रांच चेक होनी चाहिए ऑन अ सैंपल बेसिस। क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद खाली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि तुम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है नहीं किया। देखो लिखना तो सवाल से उठा के ही है ना, फिर अंग्रेजी आगे पीछे वो तो अभी सही करते हैं, सवालात हैं हमारे पास। इसके बाद ऑल स्टोर एम्प्लॉइज आर एबल टू यूज ईच टिल एंड नन हैव एन इंडिविजुअल लॉग ऑन कोड व्हेन यूजिंग द टिल्स। allowing all employees access to the till point increases the risk of fraud and error arising. Only employees for whom criminal record credit checks have been undertaken, ये तो बहुत ऊपर से आया है कि उससे देखा, चल होता भी है भाई कि आप जिस एम्प्लॉय को कभी अपने कैश के लिए रखते हैं ना, यूजुअली पाकिस्तान में तो सेठ ही होता है जो कैश पे बैठता है, या तो उसका कोई रिश्तेदार या बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी बंदा। तो अगर जो ट्रस्टवर्दी बंदा बैठाता भी है वो, तो फिर उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि कहीं कोई इसका पास में क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कि पहले कभी ऐसे इल्जाम तो नहीं लगे। इसके लिए हम पता है क्या चेक करते हैं? हम उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर से पूछते हैं, हम एक रिकमेंडेशन लेटर लेते हैं ना कि भाई आप बताएं कि मसला सही, इसको बैकग्राउंड चेक कहते हैं। किसी भी एम्प्लॉय को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रखने से पहले क्या किया जाता है? बैकग्राउंड चेक। तो हम उसके प्रीवियस एम्प्लॉय को लिखते हैं, उससे एचआर से कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या इसके अगेंस्ट में कोई ऐसी एलिगेशंस तो नहीं है। ये सारी चीजें आगे। ईच एम्प्लॉय should have a designated till and a log on code which is required for each payment transaction. यानी भाई अच्छा ये क्यों है पता है? जो बंदा ट्रांजैक्शन करेगा ना उसका यूनिक कोड है, तो वो पकड़ा जाएगा। कि कल को कोई भाई लेट से एक बंदा गया, उसको हमने माल बेचा, सही है, इनवॉइस थी 10032, ऐसी इनवॉइस का नंबर था, तो मुझे पता होगा वो इनवॉइस किसने बनाई है, क्योंकि उस बंदे का स्पेसिफिक कोड आ रहा होगा। वेरी गुड, ऐसा ही है। अच्छा भाई अब आगे, ये देखें, where employees, friends or family members purchase clothes in the store, the employee is able to serve them at the till point. There is a significant fraud risk as employee could fail to put the goods through the till but retain the cash paid by the friend, family and members. देखो होता क्या सीन, इस बात को समझना। लेट से मेरा रिश्तेदार आया ना, मैं उसको बोलूंगा यार एक काम करना, तू इनवॉइस नहीं लेना, क्योंकि देखो वैसे तो बंदा इनवॉइस मांगता है, तो वहां तो मैं फंस जाऊंगा कि मुझे इनवॉइस देनी पड़ेगी। जब मेरा रिश्तेदार आएगा मैं बोलूंगा ये काम कर, तो गुड्स तो ले जा, पैसे मुझे देते, मैं इनवॉइस नहीं बनाता। तो ना मैं इनवॉइस बनाऊंगा, ना वो कैश में आएगा, ना वो रिकनसाइल होगा। पहले तो बात समझ आई। और बात औकात हम ऐसे भी कंट्रोल लगाते हैं, आप तो शायद देखा हो नहीं देखा हो, हम जहाँ पे काउंटर लगा हुआ होता है ना, ऊपर लिख देते हैं प्लीज इनवॉइस लेना ना भूलें, लिख देते हैं ना, एक मैसेज है कि भाई अगर आपको कोई मसला हुआ तो इनवॉइस लेना ना भूलें। तो हम ये लिख देते हैं ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि भाई अब इनवॉइस लेके जाएं। ये क्यों करते हैं हम? देखो फेक फेक सेल नहीं, रिकॉर्ड हो जाए। देखो अगर इनवॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई ना, तो किसी का बाप नहीं पकड़ सकता। भाई आपने इनवॉइस ही रिकॉर्ड नहीं की और आपने पैसे लेके जेब में रख लिए, वो गुड्स लेके निकल भी गया और किसी ने देखा भी नहीं, तो पैसा तो शार्ट हो गया।
गुड्स भी गए, सही है, यानी वो बंदा भी माल लेके चला गया, पैसे भी हमारी जेब में आ गए, रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। अच्छा, चोरी पकड़ी कब जाती है? जब रिकॉर्ड हो, यानी भाई इनवॉइस निकलेगी तो अच्छा, रिश्तेदार के अलावा कोई नॉर्मल कस्टमर हो, वो इनवॉइस मांगेगा, इनवॉइस मांगेगा तो आपको पुट इन करना पड़ेगा, जब पुट इन करोगे तो इनवॉइस सिस्टम में जाएगी और दिन के आखिर में वो पकड़ी जाएगी। क्लियर है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा भाई, एडिशनली दे कुड गिव द गुड्स अवे फॉर फ्री और अंडर चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड, दे आर ग्रांटिंग अनऑथराइज्ड डिस्काउंट, जो कि अलाउड नहीं है। अच्छा देखो, इसमें लिखा हुआ है सीसीटीवी कैमरास कुड बी प्लेस, वो सारी उसने जो मैंने आपको अभी कहानियां बताई कि ये रखनी चाहिए, रीड कर लेते हैं। कैटरपिलर कंपनी शुड इंस्टिगेट अ पॉलिसी वेयर बाय एम्प्लॉयज आर अनेबल टू सर्व फ्रेंड्स और फैमिली, यानी भाई हम एक पॉलिसी बना दें, एक डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अगर आपने अपने एम्प्लॉयज को, अपने रिश्तेदारों को सर्व किया, ऐसा ही है। They should be required to request that the manager or supervisor put these goods through the till. In addition, CCTV camera could be placed in the shop near the till point, should be recorded the daily till transactions, यानी जहां पे कैश की ट्रांजैक्शन हो रही होती है ना, उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है और वो ऐसे ही ऑब्जर्व हो रहा होता है कि भाई कोई बंदा आ रहा है, इनवॉइस जा रही है, इनवॉइस यानी हर किसी की इनवॉइस जाते हुए दिखे। बात समझ आ रही है? तो ये कंट्रोल होता ही है। Also, Caterpillar company should carry out the regular inventory counts to identify if goods in the stores are below the levels in the inventory record. This could identify surprise counts होने चाहिए, याद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप सरप्राइज काउंट करिए दिन के आखिर में। मैं तुम्हें बताता हूँ होता है क्या प्रैक्टिकली, जो बड़े शोज होते हैं ना उसमें दिन के आखिर में भी काउंट होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऑटोमेशन है। अब लेट से तुमने रैक से कोई माल उठाया, जब दिन की शुरुआत होती है ना, तो दिन की शुरुआत में उसको पता है डालडा के इस पे ये पड़ा हुआ है, पैंडीन सलसिल ये सब पड़ा हुआ है, सही है जी। अब जितनी सेल होती है ना वो आप क्या करते हैं, माइनस, तो जो बच गया वो दिन के आखिर में मेरे गोडाउन में होना चाहिए। तो वो कहता है डेली रिकंसिलिएशन बनाए, डेली काउंट करें ताकि आपकी चोरी डिटेक्ट हो जाए। क्लियर है? आगे अच्छा भाई, डेली रीडिंग ऑफ सेल्स एंड रिकंसिलिएशन टू डिटेल इज परफॉर्म इन एग्रीगेट, आई थिंक ये तुम लोगों ने बताया था, एग्रीगेट बेसिस पे सारे डिटेल्स की मिला के होती है, ऐसा ही है। This means if exceptions arise, it will be difficult to identify which till caused the difference, and therefore which employees may require further till training or have undertaking fraudulent transaction. यानी भाई देखो, जहां हमें मसला ही नहीं पता लगेगा कि कहाँ किस पॉइंट पे मसला हुआ था तो हम सही कैसे करेंगे। क्लियर है? तो वो ये कह रहा है कि रिकंसिलिएशन शुड बी अंडरटेकिंग ऑन एन इंडिविजुअल टिल बाय टिल बेसिस रेदर देन इन एग्रीगेट। अच्छा, अब तक कितने ये हमने डेफिशिएंसी निकाल ली हैं? 4। और आई बिलीव कि आप लोगों ने भी मुझे अब तक कितनी बताई थी? 4, सिवाय इंटरनल ऑडिट वाली मैंने बताई थी कि वो जो काउंट करते हैं वो आउट 20 का करते हैं आई थिंक सिर्फ, ऐसा ही है। अच्छा भाई, एक और देख लेते हैं इसमें। बाकी दो भी होपफुली अल्लाह करे आपने सही बताया हो। अभी देखते हैं, द कैशिंग अप ऑफ टिल्स along with the recording of any cash discrepancies undertaken by just one individual, the assistant store manager। ये क्या था? हेड ऑफिस से, सही है। नहीं, ये देख लेते ना, असिस्टेंट मैनेजर कर क्या रहा था, ये रहा। हाँ भाई, यहाँ पे आ रहा होगा ये, यहाँ पे हमारे पास ऊपर तो नहीं आ रहा, एग्रीगेट हो गया। सेकेंड पैराग्राफ में 4th लाइन, ये रहा। टू सेव टाइम दिस रिकंसिलिएशन इज डन बाय द स्टोर असिस्टेंट मैनेजर इन एग्रीगेट फॉर ऑल द स्टोर डिल्स। सही जी। अब इसकी बात देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है इसमें। अच्छा भाई, द कैशिंग अप ऑफ टिल्स along with the recording of any cash discrepancies undertaken by just one individual, the store assistant manager. There's a fraud risk as the store manager could remove some of the cash and then simply record that there was an exception on this till. इसका मतलब समझाता हूँ, समझो अगर तुम्हें नहीं समझ आया। इसने किया क्या? इसने रिकंसिलिएशन बनाई, इसने रिकंसिलिएशन बनाई, मसला आ गया, इसने क्या किया? कैश निकाल के शार्ट कर दिया, तो वो डिटेक्ट नहीं होगा।
उसने ट्रांजैक्शंस भी गायब कर दी, वेरी गुड। उसने पता है क्या किया, देखो एक ही बंदा कर रहा है ना, एक तो रिकंसिलिएशन होनी चाहिए ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस विथ, वेरी गुड। तो फिर अलग अलग वो होगा। देखो मसला क्या है, ट्रांजैक्शंस को भी ये रिकंसाइल कर रहा है, कैश को भी यही रिकंसाइल कर रहा है, तो ये यहाँ से ट्रांजैक्शन भी गायब करेगा, वहां से कैश भी गायब करेगा, बोलेगा सब सही है, वो रिकंसाइल कर देगा। तो इसके पास ये इख्तियार होना नहीं चाहिए। बात क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद कैशिंग अ प्रोसेस शुड बी अंडरटेकिंग बाय टू इंडिविजुअल्स टुगेदर, आइडियली द असिस्टेंट एंड द स्टोर मैनेजर, वन शुड काउंट द कैश एंड द अदर रिकॉर्ड इट। ऐसा ही है? अच्छा जी, इसके बाद ये तो तुम लोगों ने बताया था यार, the cash is kept at the store overnight in the small safe. Although it is a safe, this is not a secure. It is likely that the cash sales for one day would be a significant sum. This cash is at risk of being stolen overnight. ये तो आप लोगों ने बता भी दिया था। अच्छा जी, इसके बाद आई थिंक आप लोगों ने एक दो और बताए थे मुझे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अच्छा, क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर है ACCA का, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये सारी चीजें बताता है। अगर आपने 6 भी बता दिए थे ना, आपका काम पूरा था, और आई थिंक 6 निकाल लिए थे। इफ अ स्टोर नीड्स अ चेंज, आई थिंक हमने ये बात की थी, a junior sales clerk is sent to the bank by a till operator to change it. There is a risk of cash being misplaced or stolen on the way to the bank, or collusion between the junior clerk and till operator as no record appears to be kept. देखो याद करो कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना कि वो लेके गया पैसा। इसके बाद remove from the till in these instances and no confirmation of how much cash is returned is carried out. याद है मैंने बताया था भाई, जब उसको पैसे दे रहे हो तो उससे साइन तो लो कि कितने पैसे उसको लेके भेज रहे हो, वापस आएगा वो बीच में उसने गायब करके दिया, ना तुम्हारे पास रिकॉर्ड है ना उसके पास रिकॉर्ड है, ये रहा। अच्छा, ये तुम लोगों ने बताया था, वन क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल एलिमेंट्स ऑफ कैश रिसीव्ड सिस्टम। He oversees the daily interface from stores, agrees the cash has cleared into the bank statement, undertake the bank reconciliation. सब यही कर रहा है। There is a lack of segregation of duties and errors will not be identified on a timely basis, as well as increasing the risk of fraud. भाई देखो मुझे एक बात बताओ, अगर हर बंदा अलग अलग काम करेगा ना, तो वो दूसरे की गलती पकड़ेगा, अपनी गलती खुद कैसे डिटेक्ट करेगा? तो एक बंदे पे एक काम नहीं, एक बंदे पे मल्टीपल काम नहीं होने चाहिए, एक बंदे पे एक काम होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। यानी भाई या तो आप क्लर्क का ये काम लगाओ कि वो देखे कि वहां से डेटा यहाँ पे प्रॉपर आया या नहीं आया, फिर दूसरा बंदा ये देखे कि जो डेटा आया वो बैंक में रिप्रेजेंट होता है और डिफरेंस है तो उसकी रिकंसिलिएशन बनाए। फिर उसको अप्रूव कौन करे? फाइनेंशियल कंट्रोलर, जो इसमें दिया हुआ था। भाई बात क्लियर है? तो सर दिस इज हाउ इट इज अ सेल्स कैश साइकिल जी। तो वही तो हमने लिमिटेशन देखी थी, वो तो इनहेरेंट लिमिटेशन है ना स्मॉल बिजनेस के लिए, पर स्मॉल बिजनेस में भी देयर मस्ट बी सम कंट्रोल्स जो उसको क्या करेंगे, मिटिगेट करेंगे। सही है जी। हम यहाँ पे जो बात कर रहे होते हैं वो किसकी कर रहे होते हैं? लार्जर बिजनेस की, कंपनीज की, ताकि हमें अप्रोप्रिएट एक आइडिया हो जाए। क्लियर है बात? नहीं, ऐसा सच नहीं पूछेगा तो देखो, वरना फायदा ही नहीं है ना। कंट्रोल्स किस पे लगाए जाते हैं? अरे छोटा इदारा भी कंट्रोल लगाएगा डेफिनेटली। अब जैसे तुम ARTD एग्जांपल ले लो, ये दिस इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, पर यहाँ पे कंट्रोल्स है ना कि आईडी में कब तक इशू नहीं कर सकते। कैश पे कंट्रोल बताते हैं, चलो कैश पे कंट्रोल क्या है? जब भी एक बंदा आएगा, तुम फीस जमा कराने जाओगे, फीस के लिए तुम क्या मांगोगे? चलो लेट से एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुमने अगर पैसे दे दिए और तुमने रिसीट नहीं ली, तो तुम्हारा क्या रिस्क है? अगर पोर्टल नहीं इशू हुआ तो तुम तो क्लेम ही नहीं कर सकते कि मैंने पैसे भरे, तो दैट मींस कि यू नीड अ स्लिप। स्लिप की हमारी होती है 3 कॉपीज। कितनी कॉपीज? सही है, व्हाइट, ब्लू और पिंक। सही है। वो जब स्लिप बनाता है ना, तो उसकी पीछे कॉपी खुद ब खुद हो जाती है, कार्बन कॉपी जिसको हम कहते हैं। सही है, वो खुद हो गई। अच्छा, अब एक कॉपी ये जो हमारा फाइनेंस है वो अपने पास रखता है, बैंक को नहीं, अपना इनका वाउचर है ना। एक नहीं, कस्टमर, एक कस्टमर को दे दी, एक खुद रखी, तीसरी कॉपी हमारा एक बंदा रिकंसाइल करता है आगे, वो बुक उठाता है वो। अच्छा देखो, अब तुम बोलो कि भाई अगर मैंने कॉपी फाड़ दी तो तुम्हारे आईडी से रिकंसिलिएशन करूंगा मैं बोलूंगा एक दिन में आईडी कितनी इशू हुई और स्लिप्स कितनी इशू हुई, आपस में वो क्या होनी चाहिए?
रिकंसाइल होनी चाहिए, तो ये डेली रिकंसिलिएशन है। अगर यही रिकंसिलिएशन मैं इसको बनाने के लिए दे दूं ऑनलाइन में, समझो इस बात को, अगर यही रिकंसिलिएशन मैं परमेश को बनाने के लिए दे दूं, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई रिकंसिलिएशन तो फिर भी बन रही है ना भाई, वो डिस्क्रिपेंसी कभी भी दिखाएगा नहीं, दोनों चीजें गायब कर देगा। यानी भाई अगर पोर्टल में गई भी ये आईडी तो बोलेगा सही है चली गई, बात समझ आ रही है, बोलेगा पोर्टल में आईडी गई चली गई ना, बात समझ आ रही है। तो देखो ये जो चेक्स परफॉर्म करने होते हैं ना इंडिपेंडेंट पर्सन ने करने होते, तो हमारा बंदा क्या करता है, शाम को आके हमारा जो कंट्रोल वाला बंदा है वो सिंपल ये काम ये करता है, आता है ड्यूरिंग द डे की स्लिप्स उठाता है और ड्यूरिंग द डे की आईडी इशूड को क्या करता है, कंपेयर करता है। ऐसा है, कंपेयर करता है, अगर डिस्क्रिपेंसी निकलती है फिर इसकी इंक्वायरी होती है कि क्या सर आकाश ने परमिशन दी थी, सर अहमद ने परमिशन दी थी, या किसी ने डिस्काउंट की परमिशन दी थी, तो फिर वो कैश आपस में क्या होता है, रिकंसाइल होता है। बात क्लियर है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि अगर इसमें सारे इख्तियार एक को दे दोगे तो कभी भी फ्रॉड या एरर डिटेक्ट नहीं होगा। भाई बात क्लियर है? अच्छा देखो ये तो हो गई कैश की साइकिल जो मैंने आपको करा दी, कल फिर हम एक और साइकिल कर लेते हैं, यानी फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। पर फिर रिपीट करता हूँ, खुदा के वास्ते आप एक बार साइकिल्स को घुमा के आइएगा, सही है जी? तो फिर कल मैं प्रॉपर सवाल दूंगा जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमने खैर रिफ्रेश करने के लिए बड़े टाइम के बाद एक लेंदी सवाल किया था, तुम्हारे भाई के अपने कभी इतना लेंदी पूछा नहीं है, और इसमें कोई, हाँ पर ये अंग्रेजी तुम मैच कर सकते हो अपने अल्फाजों में भी, और सवाल कोई मुश्किल नहीं था आई थिंक, वो आंसर की वर्डिंग्स का तो खैर है चलो, पर ये कि तुम्हें आइडिया सेम कन्वे करना, तो प्लीज कल करके आना, हम कुछ साइकिल्स देख लेंगे और, सही है? ओके।